Good noon, students. Students. गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग गुड मैम। आफ्टरनून मैम। देखो वो चैप्टर अपना कंप्लीट हो गया था, थर्ड वाला ना, एक पैराग्राफ रह गया था। वो अगर किसी को डाउट है तो पूछ लेना। फिर मुझे लगा कि लंबी क्लास है तो कैसे। अब मैं चैप्टर 5 ले रही हूँ, ठीक है। चैप्टर 5 जो है वो व्हेन पीपल रिबेल 1857 एंड आफ्टर। 1857 में फर्स्ट इंडिपेंडेंस, अपना जो वॉर था, जो लड़ाई थी, वो स्टार्ट हुआ था। तो इस चैप्टर में विल एक्सप्लोर 1857 एंड आफ्टर। उसके बाद क्या हुआ, क्या डिससेटिस्फेक्शन क्या था, क्यों लोगों ने रिबेल किया था 1857 में, तो ये अपन पढ़ेंगे। वैसे तो अपन पहले पढ़ चुके हैं, दिस इज द रिविजन क्लास, है ना। तो आर यू रेडी ऑल? यस यस मैम। मैम। ओके। तो एक तो सबसे पहले जो 1857 का जो रीजन था, लोगों में रिजेंटमेंट का, लोगों में रिबेल का, रिवोल्ट का, वो था डिससेटिस्फेक्शन, पॉलिसीज से डिससेटिस्फेक्शन। जो भी पॉलिसीज ब्रिटिशर्स ने अडॉप्ट की थी उससे बहुत डिससेटिस्फाइड थे, रिजेंटमेंट था, गुस्सा था, एंगर था। तो बहुत सारी चीजें, देखो ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ये जो चैप्टर है आपका आगे तक 10th तक भी चलेगा। 10th इवन पॉलिटिकल साइंस में, जो कि पॉलिटिकल साइंस है, इसमें भी ये कुछ पार्ट्स तो इसके हैं। तो इम्पोर्टेंट चैप्टर है, आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा ये, है ना। तो पहला जो टॉपिक है देखो आप पहले तो इसी पिक्चर को यू कैन सी, फिगर 1। सिपोइज, सिपोइज मतलब सिपाही, एंड पीजेंट्स गैदर फोर्सेस फॉर द रिवोल्ट दैट स्प्रेड अक्रॉस द प्लेन्स ऑफ द नॉर्थ इंडिया इन 1857। 1857 में नॉर्दर्न इंडिया प्लेन्स में ये रिवोल्ट स्टार्ट हो गया था। तो आप देख सकते हो इस पिक्चर में कि किस तरीके से जो पीजेंट्स हैं, सिपोइज हैं, आपस में लड़ भिड़ रहे हैं, ठीक है। तो ये इससे बहुत सारी चीजें पिक्चर क्लियर हो जाती है। नेक्स्ट टॉपिक है पॉलिसीज एंड द पीपल। In the previous chapter, you looked at the policies of the East India Company and the effect they had on different people. आपने देखा, मैंने अभी पढ़ाया था आपको महलवारी सिस्टम, रेतवारी सिस्टम और पीजेंट्स का जो भी वो लाए थे। तो ठीक है, इंडिगो कल्टीवेशन के लिए उन्होंने किस तरीके से एक्सप्लॉइट करना शुरू किया, कैसे अपने इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए चीजें की। तो प्रीवियस चैप्टर में आपने देखा जो ईस्ट इंडिया कंपनी की पॉलिसीज थी, लोगों को डिफरेंटली इफेक्ट किया। ठीक है, हर कोई अपना डिफरेंट तरीके से अफेक्ट हुआ। किंग्स, क्वींस, पीजेंट्स, लैंडलॉर्ड्स, ट्राइबल्स, सोल्जर्स, ऑल अफेक्टेड इन डिफरेंट वे। सभी अफेक्टेड थे, किसी ना किसी तरीके से अफेक्टेड थे। किसके किससे? ईस्ट इंडिया कंपनी की पॉलिसी से। So you have also seen how people resist policies and actions that harm their interest or go against their sentiments. तो सभी लोगों ने अपने अपने तरीके से रेजिस्ट करने की कोशिश की, अपोज करने की कोशिश की। किसी ने रिबेल कर दिया, रिवोल्ट कर दिया। जो भी एक्शन थे जो कि उनके इंटरेस्ट को हार्म कर रहे थे, किसके इंटरेस्ट को? इन सब के इंटरेस्ट को, किंग्स, क्वींस, पीजेंट्स, लैंडलॉर्ड, ट्राइबल्स एंड सोल्जर्स। तो ये उनके सेंटिमेंट्स के अगेंस्ट था। टाइम दिया करो बेटा क्लास में, ठीक है। इन लोगों ने अपने अपने तरीके से सब अफेक्टेड रहे। तो फर्स्ट जो हम देखेंगे, नवाब्स लूज देयर पावर। जो नवाब्स थे, जिनके पास बहुत पावरफुल माने जाते थे, बहुत इन्फ्लुएंसिव माने जाते थे, उन्होंने धीरे धीरे अपनी पावर को खोना स्टार्ट कर दिया था। तो सिंस द मिड 18th century, नवाब एंड राजास हैड सीन देयर पावर इरोड। मिड 18th सेंचुरी में, ठीक है, समझ गए। मिड 18th सेंचुरी में क्या हुआ था, जो नवाब थे, जो राजा थे, उनकी पावर धीरे धीरे इरोड होने लग गई थी। दे हैड ग्रेजुअली लॉस्ट देयर अथॉरिटी एंड ऑनर। धीरे धीरे जो उनका ऑनर था, जो सम्मान था, जो रिस्पेक्ट था, वो धीरे धीरे कम हो रहा था। Residents had been stationed in many courts. The freedom of the rulers reduced, their armed forces disbanded, and their revenues and territories taken away by stages. जो रेजिडेंट थे, है ना, उनको
कोई ना किसी कोर्ट में स्टेशन थे, वो कहीं ना कहीं किसी कोर्ट में थे, और जो रूलर्स की फ्रीडम थी वो भी धीरे धीरे रिड्यूस होने लग गई थी। आर्म फोर्सेस को डिसबैंड कर दिया गया था, उनके रेवेन्यूज, टेरिटरीज उनके अलग अलग स्टेजेस पे उनसे स्नैच आउट कर दिए गए थे, मतलब टेकन अवे, मतलब ले लिए गए थे। Many ruling families tried to negotiate with the company to protect their interest. बहुत सारी ऐसी रूलिंग फैमिली, आप कह सकते हो कि रॉयल फैमिली ने कोशिश की कि वो कंपनी के साथ नेगोशिएट करे, बातचीत करे, कंसिडरेशन रखे कि उनके इंटरेस्ट को वो प्रोटेक्ट करके रहे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी, रानी जो लक्ष्मीबाई थी झांसी की, वो क्या चाहती थी कि वांटेड द कंपनी टू रिकॉग्नाइज हर अडॉप्टेड सन एज द हेयर ऑफ किंगडम आफ्टर द डेथ ऑफ हर हस्बैंड। रानी लक्ष्मीबाई के खुद के कोई मतलब बेटा नहीं था, उसने अडॉप्टेड सन अडॉप्ट किया था, तो वो रानी लक्ष्मीबाई क्या चाहती थी कि कंपनी उसके जो अडॉप्टेड सन है उसको रिकॉग्नाइज करे और उसकी डेथ के बाद उसको सक्सेसर माना जाए। रानी लक्ष्मीबाई की ये विश थी जो वो कंपनी से चाह रही थी। हेयर मतलब होता है उनका उत्तराधिकारी, ठीक है, उनके हस्बैंड की डेथ के बाद। नाना साहेब द अडॉप्टेड सन ऑफ पेशवा बाजीराव, ये एग्जाम्पल है। लक्ष्मीबाई चाहती थी कि उनके हस्बैंड की डेथ के बाद उनका अडॉप्टेड सन को उत्तराधिकारी माना जाए या सक्सेसर माना जाए, और नाना साहेब जो कि अडॉप्टेड सन थे पेशवा बाजीराव सेकंड के, ये भी दत्तक पुत्र थे, है ना, गोद ले लेते हैं। तो pleaded that he be given his father's pension when the later died। क्या हुआ था, ये दुख भरी बात है कि जब उनके फादर की पेंशन दी गई उनको, जब वो उनकी डेथ हो गई। तो however the company confident of its superiority and military powers turned down these pleas। अब कंपनी को ये पता लग गया था कि आई एम द सुपीरियर, मैं मतलब सारी सुप्रीम पावर मेरे पास है, तो जैसा मैं चाहूँ वैसा कर सकते हैं। राजा को एक पपेट की तरह यूज कर सकते हैं, राजा एक पपेट की तरह आ जाए सारी, क्योंकि उसको पता था कि उसके पास सुपीरियरिटी है, मिलिट्री पावर है, तो वो इन प्लीज को टर्न डाउन कर सकते थे। ब्रिटिशर्स कर सकते नहीं थे, करते थे। अब नेक्स्ट है, अवध वॉज वन ऑफ द लास्ट टेरिटरीज टू बी एनेक्स्ड। अवध लास्ट टेरिटरीज थी जिसके साथ उन्होंने एनेक्स किया था, संधि की थी। In 1801, a subsidiary alliance was imposed on Awadh, and in 1856 it was taken over। 1801 में subsidiary, मैं आगे क्लियर करूंगी कि what do you understand by subsidiary alliance। तो subsidiary alliance impose किया गया अवध पे। in 1856 इसको वापस ले लिया गया था। 1801 में ये इम्पोज किया गया और 1856 में इट वाज टेकन ओवर। गवर्नर जनरल डलहौजी declared that the territory was being misgoverned and British rule was needed to ensure proper administration। जो गवर्नर जनरल थे उस वक्त डलहौजी, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था कि जो अवध टेरिटरी है वो मिसगवर्न हो रही है, मतलब ढंग से वहाँ पे गवर्निंग नहीं चल रही है, वहाँ पे कोई भी ढंग से रूल ओवर नहीं कर रहा। तो ब्रिटिश रूल ने कहा कि प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए किसकी जरूरत है, ब्रिटिश रूल की जरूरत है, ये उन्होंने एहसास करा दिया। द कंपनी इवन बिगेन टू प्लान हाउ टू ब्रिंग द मुगल डायनेस्टी टू एन एंड। इवन कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी ने तो ये भी प्लान कर लिया था कि किस तरीके से मुगल डायनेस्टी का जो एम्पायर है उसको वो डिक्लाइन करें, उसको कैसे खत्म करें। The name of the Mughal king was removed from the coins minted by the company। सबसे पहला काम ये किया था उन्होंने कि क्या हुआ, कॉइन चलते थे अलग अलग मेटल्स के ना, तो उसपे जो मिंट रहता था वो नेम ऑफ मुगल किंग का रहता था, मतलब राजा का नाम होता था, मिंटेड रहता था। तो सबसे पहले उन्होंने उन कॉइन्स पे जिन पे राजा का नाम मिंटेड रहता था उसको रिमूव किया, उसके राजा का नाम हटा दिया। तो सोचो कितनी बड़ी है, जिस राजा के नाम से कॉइन चलते हैं अगर उसी राजा का नाम उस कॉइन से हटा दो तो सबसे बड़ा इंसल्टिंग और सबसे बड़ा तो यही एक है कि वो डिक्लाइन चाहते थे।
In 1849, Governor General Dalhousie announced that after the death of Bahadur Shah Zafar, the family of the king would be shifted out of the Red Fort and given another place in Delhi to reside in. गवर्नर जनरल ने 1849 में डलहाउजी, गवर्नर जनरल 1849 में डलहाउजी थे, उन्होंने अनाउंस किया था कि बहादुर शाह जफर की डेथ के, जो लास्ट एम्परर मान लो, एक उसके बाद तो बहुत वैसे पपेट टाइप ही रहे, बहादुर शाह जफर भी बहुत ज़्यादा एफिशिएंट नहीं थे, लेकिन हाँ उनकी डेथ के बाद जो फैमिली थी राजा की, जो बहादुर शाह जफर की, उनको शिफ्ट कर दिया गया रेड फोर्ट से निकाल के दूसरी प्लेस पे। रेड फोर्ट आगरा में थे ये लोग, और इनको दिल्ली में शिफ्ट कर दिया रहने के लिए। इन 1856 गवर्नर जनरल कैनिंग डिसाइडेड दैट बहादुर शाह जफर वुड बी द लास्ट मुगल किंग एंड आफ्टर हिज डेथ none of his descendants would be recognized as kings, they would just be called princes. सुनो, अब बहादुर शाह जफर लास्ट जो कंपनी थी, उन्होंने कहा था कि ये लास्ट ही राजा है, तो 1856 में एक गवर्नर जनरल आए थे कैनिंग, उन्होंने डिसाइड किया कि बहादुर शाह जफर मुगल किंग के लास्ट एम्परर माने जाएंगे, लास्ट राजा होंगे, और उनकी डेथ के बाद कोई भी उनका डिसेंडेंट नहीं होगा, मतलब उत्तराधिकारी नहीं होगा, उनको फॉलो करने वाला नहीं होगा, उनका सक्सेसर नहीं होगा। किसी को अगर उनका जो डिसेंडेंट है उसको राजा के रूप में स्वीकार, रिकॉग्निशन नहीं मिलेगी, उसको पहचाना नहीं जाएगा। दे वुड जस्ट बी कॉल्ड प्रिंसेस, उनको केवल प्रिंस के नाम से ही जाना जाएगा, राजा के नाम से नहीं, राजकुमारों के नाम से। ठीक है, पहला तो ये था। अब नेक्स्ट है द पीजेंट्स एंड द सिपॉयज। In the countryside, peasants and zamindar resented the high taxes and the rigid method of revenue collection. जो कंट्री साइड थी उसमें जो पीजेंट्स थे, जमींदार थे, वो रिजेंटेड मतलब उनको दुख था, वो काफी आक्रोश, एंगर में थे, क्योंकि उनसे हाई टैक्सेस और रिजिड मेथड था कि रेवेन्यू कलेक्शन का, रेवेन्यू जो टैक्सेस देते थे ना, रेवेन्यू कलेक्शन होते थे, एक तो उसका वो काफी हाई था, टैक्सेस काफी हाई थे, और जो मेथड था ना वो बहुत रिजिड था, मतलब उनको निकालना ही होता था। तो मैनी फेल टू पे बैक देयर लोन्स टू द मनी लैंडर्स एंड ग्रेजुअली लॉस द लैंड दे हैड टिल्ड फॉर जनरेशंस। तो बहुत सारे जैसे मनी लैंडर से अपन ने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि किस तरीके से मनी बोरो करना पड़ता था, और वो डेप्ट मतलब ऐसा डेप्ट होता था कि वो हजारों जनरेशंस तक चलता रहता था, वो चुक ही नहीं पाता था। तो बहुत सारे लोग वापस अपना लोन पे बैक नहीं कर पाए। मनी लैंडर्स को तो धीरे धीरे क्या हुआ, उन्होंने अपनी जमीन को खो दिया, और जिस ऐसी जमीन को खो दिया जहाँ पे वो जनरेशन से काम कर रहे थे, जनरेशन से जो उनकी जमीन थी, खुद की जमीन को उन्होंने मनी लैंडर्स के चलते खो दिया। The Indian sepoys in the employ of the company also had reason for discontent. ये सारे reasons ही हैं कि 1857 में जो रिबेल हुआ, जो रिवोल्ट हुआ, उसके reasons क्या थे? ये सारे reasons ही हैं। एक दूसरा नेक्स्ट जो रीजन आता है वो है इंडियन सिपॉयज, जो कि कंपनी में एम्प्लॉयज थे, है ना, कंपनी के लिए काम कर रहे थे, वो भी डिससेटिस्फाइड थे। अब रीजन क्या था? दे वर अनहैप्पी अबाउट देयर पे। एक तो सबसे पहले उनको लो वेजेस मिलते थे, अपनी सैलरी से खुश नहीं थे, अलाउंसेस से खुश नहीं थे, कंडीशन ऑफ सर्विसेज से खुश नहीं थे, जो सर्विसेज का जो कंडीशन थी उससे भी खुश नहीं थे। Some of the new rules moreover violated their religion, sensibilities and belief. इनमें से बहुत सारे जो न्यू रूल्स थे, उनकी जो न्यू रूल्स लॉन्च हुए थे, कंपनी ने लॉन्च किए थे सिपॉइज के लिए, कहीं ना कहीं उनकी रिलीजियस सेंसिबिलिटी को वॉयलेट उन्होंने समझा, मतलब वॉयलेशन माना गया। सिपॉइज कुछ बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज आई जिसमें सिपॉइज ने कहा कि हमारे धर्म को मतलब हमारे सेंटिमेंट्स को, जो धर्म के प्रति हमारे सेंटिमेंट्स है उसको कहीं ना कहीं वॉयलेट कर रहे हैं, और जो हमारा विश्वास है उसको वॉयलेट कर रहे हैं। तो डिड यू नो दैट इन दोज डेज मैनी पीपल इन द कंट्री बिलीव दैट इफ दे क्रॉस द सी दे वुड लूज देयर रिलीजन एंड कास्ट। उनमें से बहुत लोग उन दिनों में ये मानने लगे थे, कंपनी के सिपॉइज थे, कहीं भी भेज सकती थी कंपनी,
तो उनको ये लगा, मानने लग गए थे कि उनको ये विश्वास था कि अगर वो इंडिया से बाहर जाते हैं या सी क्रॉस करते हैं तो हो सकता है उनकी रिलीजन और कास्ट वो अपना खो देंगे, ना तो उनका कोई धर्म रहेगा ना कोई कास्ट रहेगा। उस वक्त बड़े धर्म और कास्ट में विश्वास रहता था लोगों का। So when in 1824 the sepoys were told to go to Burma by the sea route to fight for the company, एक बार क्या हुआ 1824 में यहाँ के जो सिपाहीज थे ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए काम कर रहे थे, उनको बोला गया कि वो बर्मा जाए और किसके फेवर में लड़ना था, कंपनी के फेवर में। तो उनको भेजा गया बर्मा में और सी रूट के थ्रू, जिसमें वो उनको कंपनी के लिए लड़ना था। दे रिफ्यूज टू फॉलो द ऑर्डर। इसमें से बहुत सारे सिपाहीज ऐसे थे, इन्होंने कहा कि हम नहीं जाएंगे बर्मा, ठीक है, हमें नहीं जाना। तो दे एग्री टू गो बाय लैंड रूट। उन्होंने कहा हम समुद्र रास्ते से तो बिल्कुल नहीं जाएंगे, हम लैंड रूट से ही जाएंगे, ठीक है। तो दे वर सीवियरली पनिश्ड। तो ऐसे लोग जिन्होंने रिफ्यूज कर दिया था उनको बहुत सीवियरली पनिश किया गया। एंड सिंस द इश्यू डिड नॉट डाई डाउन, in 1856 the company passed a new law which stated that every new person who took up employment in the company's army had to agree to serve overseas if required, ठीक है। अब सीवियरली पनिश किया गया तो ये इश्यू है ऐसे ही डाई डाउन नहीं हुआ। 1856 में कंपनी ने वापस से एक न्यू लॉ पास किया जिसमें कहा गया कि हर नया पर्सन जो कंपनी से जुड़ने जा रहा है या कंपनी में नौकरी करने जा रहा है, एम्प्लॉयमेंट देख रहा है, उस कंपनी की आर्मी के उस पर्सन को, जैसे कंपनी आर्मी को कोई ज्वाइन करना चाह रहा है, कोई भी सिपाही बनना चाह रहा है, सिपाही बनना चाह रहा है, तो उसको ओवरसीज अगर उसको भेजा जाए, सी ओवरसीज, तो अगर जरूरत पड़ती है तो उसको एग्री करना पड़ेगा, उसको जाना ही पड़ेगा बिना किसी चॉइस के, ना नहीं करना है। तो सिपाहीज ऑल्सो रिएक्टेड टू वॉट वॉज हैपनिंग इन द कंट्री साइड। सिपाहीज ने रिएक्ट किया जो भी उनके आसपास हो रहा था। मैनी ऑफ देम वर पीजेंट्स एंड हैड फैमिलीज लिविंग इन द विलेजेस। इनमें से बहुत सारे सिपाहीज पीजेंट्स थे और उनकी फैमिली गाँव में रह रही थी। सो द एंगर ऑफ द पीजेंट्स क्विकली स्प्रेड अमंग द सिपाहीज। जो गुस्सा था पीजेंट्स का वो धीरे धीरे सिपाहीज में फैल गया था, बहुत नाराज हो गए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास अभी तुम्हारा है तो नहीं ना, रिस्पॉन्सेस टू रिफॉर्म, या तो कल मैं लेती हूँ इस टॉपिक को, ठीक है मैम। वो अभी सीमा मैम की मीटिंग आ गई है इसलिए। ओके बेटा, चलो ठीक है, यू कैन ज्वाइन द अदर क्लास ना, विल कंटिन्यू टुमारो। टेक केयर बेटा। बाय मैम।